तो हमारा मूषा प्रकरण या मूषा चैप्टर जो शुरू है, उसी के अंदर अब आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी पहले, उसको आज रिवाइज़ नहीं करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सामान्य मूषा के बारे में देखा था और गोस्तनी मूषा के बारे में भी देखा था। ये सामान्य मूषा में जो इंग्रीडिएंट्स है वही गोस्तनी मूषा में लिए जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दोनों की एक समान है। जिस तरह से कुम्हार जो है कोई मटका या घड़ा या कुछ चीज़ बनाएगा, उसी तरह से यहाँ पे हमारी मूषा बनाएगा। लेकिन हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सिर्फ मिट्टी नहीं होंगे, लेकिन मिट्टी के साथ दग्ध तुष यानी कि बर्न्ड हस्क या फिर बर्न्ड चारकोल पाउडर, हॉर्स डंग और जूट, ऐसी सारी चीजें भी जो भी हमें प्रमाण दिया है उस प्रमाण में मिलाई जाएगी। और फिर जो शेप दिया जाएगा उसको पकाया जाएगा और हमारा मूषा ये बर्तन तैयार हो जाएगा। उसके क्या क्या यूज है वो भी हमने कल देखे थे। शिला जतु और विमल के सत्वपातन के लिए, या फिर अभ्रक विक्रांत माक्षिक आद्री जो विमल, ये सभी महारस के शोधन के लिए और उसके सत्वपातन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, वज्र मूषा के बारे में सीखेंगे। तो ये भी नाम हमने देखा था जब हमने मूषा का लिस्ट देखा था उस समय पे। तो उसमें अगर हमें वज्र मूषा बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अलग है, क्योंकि वो वज्र के जैसी कठिन होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूषा होगी। तो देखिए उसके अंदर जो प्रमाण जो चीजें ली गई है ना, तो उसके अंदर खास तौर पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल ली गई है। और उस ब्लैक सॉइल को 3 भाग प्रमाण में समझ लीजिए कि मैंने 300 ग्राम लिया है। तो उसके साथ शण के छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या था, दग्ध तुष सॉरी जो हस्क था वो लिया गया था, जूट है वो लिया गया था। तो जूट पहले पाउडर करके लिया गया था, अभी यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में हम ले रहे हैं उसको। और हॉर्स टंग अगेन लिया गया है। यहाँ पे वुड एश, लकड़ी की राख ली जाती है। और साथ ही साथ में लोह किट ऐड किया गया है। तो पहले के इसमें आपको देखिए कहाँ पे भी ऐसा लोह किट ऐड करने का यहाँ पे प्रावधान नहीं दिख रहा था। मिट्टी और कुछ जली हुई चीजें वगैरह चीजें ली थी हमने, लेकिन इसको वज्र के जैसा कठिन बनाने के लिए, इस मूषा को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए लोह किट यानी कि लोहे का जंग, लोडानो काट या आयरन रस्ट, वो भी इसमें 0.5 पार्ट, यानी कि समझ लीजिए वो 300 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम वगैरह लिया है तो 50 ग्राम लोहे का जंग भी इसमें ऐड किया जाता है। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, क्षण के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और बाकी की चीजों को पाउडर बना के और पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एक पिंड बना लेंगे। और उस पिंड को जैसा चाहिए वैसा शेप दे देंगे और फिर बाद में उसको पका लेंगे। तो कुम्हार जो है उनको बोलेंगे हम कि इस तरह से आप हमें एक मूषा बना के दो, इस तरह से एक हमें ऐसा शेप वाला बर्तन बना के पका के दो। तो वो कहलाएगी वज्र मूषा। और ये सभी तरह के मिनरल्स के सत्वपातन में उपयोग में आता है। तो हमारे बहुत सारे मिनरल्स है ना, जितने भी खनिज द्रव्य है हमारे रस द्रव्य में, जितने भी मिनरल्स यानी कि माइन में से जो मिलते हैं, खान में से जो मिलते हैं, ऐसे सारे ही खनिज द्रव्यों के सत्वपातन में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये काफी कठिन ऐसी वज्रमूषा बन जाएगी। फिर आगे है महामूषा। तो ये एक नाम से ही पता चलता है, महामूषा यानी कि वो एक बड़ी बड़ी साइज की मूषा है। और उसका शेप जो है वो शेप भी आपको खास याद रखना है। यहाँ पे इसकी साइज कितनी है उससे ज्यादा भी, साइज तो बड़ी है ही लेकिन उसका जो शेप है वो आपको याद रखना है। तो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ये मूषा कैसी कौन से द्रव्यों में से बनानी है। तो अगेन हम सामान्य मूषा के अंदर जो द्रव्य थे उन्हीं को यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर महामूषा, तो आप सामान्य मूषा के ही इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर एक लाइन लिखना है कि नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सामान्य मूषा आर टू बी टेकन। और बाद में महामूषा, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहेगी कि सामान्य मूषा के जैसे ही इन सभी को एक समान मात्रा में सभी को एक पात्र में एक भवना द्रव्य देके अच्छे से मिक्स करके पिंड बना दिया है। और लास्ट है तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे दिख रहा होगा, अप्रोप्रिएट शेप। तो अप्रोप्रिएट शेप वो क्या है, आप बाजू में फोटो में भी देख सकते हैं। अगर आपने वैसे तो देखा ही होगा ऐसा शेप,
बहुत सारी जगह पे कहीं पे कोई मिट्टी की बहुत बड़ा मिट्टी का पात्र रहता है ना, हमारे घर में होता है ऐसा छोटा पानी भरने का पात्र नहीं या मटका नहीं, लेकिन बड़ा पात्र जिसे हम नांद बोलते हैं, है ना। तो ऐसा बड़ा पात्र कुछ शेप का रहेगा ना, नीचे से जो है वो बहुत चौड़ा नहीं होगा, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते वो चौड़ा होता जाएगा, और सबसे ऊपर में थोड़ा सिकड़ा हुआ या फिर नीचे के साइज का ही मिलेगा। तो बीच में ऊपर का जो 1/3 छोड़ देंगे या नीचे का 2/3 छोड़ देंगे, वहां पे उसका डायमीटर मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो इसमें यहाँ पे शेप में श्लोक में जो बताया है उसका ट्रांसलेशन किया है कि उन्होंने क्या बताया है कि एल्बो जॉइंट के जैसा, है ना। तो अगर हम हमारी कोहनी किसी टेबल के ऊपर रख देंगे, हमारी एल्बो किसी टेबल के ऊपर रख देंगे, तो आपको ऐसा ही शेप दिखेगा। तो उन्होंने उसका उदाहरण लेके श्लोक में बताया है, या फिर हम किसी मिट्टी की नांद को लेके भी समझ सकते हैं। तो हमारी कोहनी कैसी होती है, नीचे में अगर कोहनी को टेबल के ऊपर रखा है तो नीचे में वो बहुत चौड़ी नहीं होती, लेकिन ऊपर जाते जाते वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है और फिर ऊपर से फिर से सिकुड़ जाती है। तो उसी तरह से लोअर पोर्शन ऑफ मूषा इज लाइक एल्बो जॉइंट विथ ग्रेजुअली ब्रोडनिंग टुवर्ड्स अपर पोर्शन। तो आप समझ सकते हैं, बाजू में ये फोटोग्राफ भी आपकी बुक में से ही लिया गया है। तो नीचे जो है वो लोअर पोर्शन जो है वो एल्बो जॉइंट के जैसा रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो पार्ट, तो वैसे वैसे वो चौड़ा होता जाएगा। तो ऐसे शेप में हमें पात्र बनाना है, मिट्टी और बाकी के द्रव्य सभी को मिला के पिंड बना के कुम्हार को बोलना है ऐसे शेप में बना के दो। तो ऐसे शेप में वो बना के देगा, और फिर बाद में उसको पका लेंगे और वो अच्छा पका हुआ पात्र मूषा बन जाएगा। इसका जो बेस है, जो नीचे का भाग है, वो राउंड और फ्लैट बेस, यानी कि ये नीचे ये गोलाकार होगा, गोलाकार होगा, लेकिन एकदम नीचे जो है वो फ्लैट होगा। तो इस तरह से, और बिग ब्रॉड माउथ, तो इसका बेस जो है वो राउंड और फ्लैट है, सर्कुलर इसका आकार रहेगा, लेकिन नीचे में वो फ्लैट रहेगा, ताकि हम इसको किसी भी जगह पे स्थिर रख सके। और उसका जो मुंह है वो काफी बड़ा रहेगा, बिग और ब्रॉड माउथ, इतना बड़ा रहेगा कि उसके अंदर से हमें कुछ भी निकालना हो, कुछ भी रखना हो, तो हम सरलता से उसके अंदर से रख सके, निकाल सके, ये चीजें कर सके। अभी उसके यूजेस, तो उसका यूज जो है वो लोहे का सत्वपातन करने में, अभ्रक का सत्वपातन करने में, माक्षिक का सत्वपातन करने में। तो इन तीन द्रव्यों का सत्वपातन, अभी आप सोचेंगे लोहे का सत्वपातन कैसे करेंगे, है ना, लोहा तो खुद आयरन है, वो तो खुद एक मेटल है, उसमें से गर्म करने में और क्या निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब मिनरल के तौर पे हमें लोहा मिलता है, तो वो जो लोहा है वो प्योरली आयरन नहीं होता, 100% आयरन होता नहीं, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है लोहे के अंदर, जो मिनरल के फॉर्म में मिलता है उसके अंदर। इसीलिए तो हम उसका शोधन करते हैं, सामान्य शोधन, विशेष शोधन, ये सब चीजें भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप लोहे के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका भी सत्वपातन करना होता है, नहीं चाहिए ऐसी चीजें उसमें से जला के निकाल देनी होती। सेम वे अभ्रक और माक्षिक में भी, तो जैसे अभ्रक में सल्फाइड होते हैं, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, मार्कशीट में सल्फाइड होते हैं, तो वो सब चीजें तो है ही। और उसी तरह से धातुओं में भी मलभाग होता है, उसी को निकाल देना है शोधन करके, सत्वपातन करके, नहीं चाहिए वो सब कुछ चीजें उसमें से निकल जाएगी। तो ऐसा सत्वपातन करने में, और साथ में लिखा है क्या, सत्व द्रावण, तो आप नीचे में यहाँ पे कर्सर है वहां पे देखेंगे, वहां पे लिखा है सत्व द्रावण, है ना। द्रावण यानी क्या, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनाना है, उसको पिघलाना है, उसको लिक्विफाई करना है। तो जब हम सत्व बना लेते हैं, तो वो सत्व बनाने के बाद उस सत्व को भी पिघलाना है अगर हमें, तो हमें महामूषा का उपयोग आएगा, है ना। तो आप सत्व द्रावण के बारे में याद रखना कि सत्व द्रावण का काम कौन सी मूषा में हम करते हैं, तो महामूषा में। दूसरी मूषाएं भी यूज में आएगी, लेकिन यहाँ पे तो आपको लिख के ही बताया गया है कि अभ्रक, माक्षिक और लोहे का सत्वपातन करने के लिए, और सत्व का द्रावण बनाने के लिए, जो सत्व बन गया है उसको भी लिक्विफाई करके आगे प्रोसेस करने के लिए महामूषा का उपयोग किया जाएगा। तो ये महामूषा के बारे में बात हुई। इसमें शेप खास याद रखना है आपको, बाकी कंस्टिट्यूएंट मटेरियल सेम है, सामान्य मूषा के जैसा कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। फिर आगे इसके जो इंग्रेडिएंट है वो सेम हुए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी सेम हो गई, बस इसका शेप और इसका यूज ये आपको अलग से याद रखना है। आगे है योग मूषा।
ये योग मूषा, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। योग मूषा में काफी सारी चीजें हैं जो समझने जैसी है। तो वैसे तो योग मूषा हमने आगे कहाँ पे देखा था, वो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो योग मूषा है वो हमने लिखा था मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। तो ये जो मूषा बनाने का जो मटेरियल है, उसके आधार पे इस मूषा का नाम दिया गया है ना। तो यहाँ पे कुछ योग हो रहा है, कुछ चीजों को मिलावट किया जा रहा है, और उसमें भी खास करके बिड़ बिड़ का मिलावट यहाँ पे किया जा रहा है। तो आगे के किसी भी मूषा में वो नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे सामान्य मूषा में कहीं पे बिड़ नहीं है, भूस्तनी मूषा में बिड़ नहीं है, है ना, वज्र मूषा में भी कहीं पे हमने बिड़ नहीं लिया, महामूषा में भी नहीं लिया। यहाँ पे खास है। तो यहाँ पे, और वो भी काफी सारी मात्रा में, 33% पार्ट है ना, एक तिहाई भाग। तो वो आप खास ख्याल में रखिए कि योग मूषा या फिर बिड़ मूषा। तो यहाँ पे बिड़ जो है, वैसे तो आप बिड़ लवण, इसको भी बिड़ बोलते हैं, है ना। जो हमारे लवण पंचक है, उसके अंदर भी एक बिड़ लवण होता है, वो भी बिड़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे, हाँ, उसकी तो बात है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी बिड़ की बात है। तो वो क्या है, हम समझेंगे आज। रसशास्त्र में परिभाषा प्रकरण में एक बार बिड़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना था हमने। आज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको फिर से याद रह जाए। तो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है ना, योग मूषा बनाने का रॉ मटेरियल क्या लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे दग्ध तुष बर्न्ट हस्क, है ना, जो धान्य की भूसी हुई रहती है। धान्य निकालने के बाद उसका जो कुछ भी भूसी रहती है उसको जला देंगे और उसकी राख ले लेंगे। फिर बर्न्ट चारकोल, तो कोयले जलाने के बाद उसकी जो कुछ भी राख मिलेगी वो ले लेंगे। शिखित्रक, यानी कि बर्न्ट चारकोल। तो इन दोनों, दो तरह की हमने राख ली है, और इसके साथ हमने बिड लिया हुआ है। अभी ये बिड जो है, वो हमें खास ख्याल में रखना है। यहाँ पे सभी चीजों को समान मात्रा में मिला दिया है हमने, 33% पार्ट में अच्छे से पाउडर बना दिया है। कुछ भावना द्रव्य जैसे कि पानी लेके उसको पिंड बना दिया है। और पहले तो उसको अप्रोप्रिएट शेप समझ लीजिए, सामान्य मूषा का ही शेप है। कोई अलग शेप की बात बाद में करेंगे, पहले सामान्य मूषा का ही शेप हमने इसको दे दिया। और बाद में पेंटेड विथ मेंशन्ड ड्रग्स, तो अभी पेंट करना है इसको अंदर के भाग में, है ना, खास बाहर के भाग में तो ठीक है, अंदर के भाग में इसको पेंट करना है। तो अंदर के भाग में पेंट जो है वो भी अगेन बिड से ही करना है। बिड जो है वो बिड बनाना है हमें, सिर्फ बिड लवण नहीं लेना है, लेकिन कुछ क्षार पदार्थ, कुछ अम्ल पदार्थ, कुछ लवण, ऐसी सभी चीजों को, लवण, क्षार, अम्ल द्रव्य, ऐसी सभी चीजों को मिला के, उसमें कुछ प्रवाही भी मिला के कुछ ऐसे पदार्थ तैयार किए जाते हैं जो कि बिड़ कहलाते हैं। तो वो जो बिड़ है उसका लेप करना है इसके अंदर। वो बिड़ जो है उसका लेप हमें इस मूषा के अंदर के सतह पे करना है। आपने शायद ऐसा देखा होगा कहीं पे, किसी के घर में मिट्टी का मटका होता है पानी भरने का, और मिट्टी का मटका नया नया हमने लाया है, वो हम उसके अंदर पानी भरते भी है। तो बहुत बार क्या होता है, वो मिट्टी के मटके में से पानी जो है वो रिसता है, पानी रिस के नीचे नीचे टपकता रहता है। ऐसा आपने शायद बहुत बार देखा होगा। तो फिर हम अंदर में एक कुछ लेप करते हैं। आपने शायद देखा हो तो आपको पता होगा कि मटके की अंदर की सरफेस में हम लेप करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें योग मूषा, जो मूषा का जो शेप है, समझ लीजिए सामान्य मूषा का ही शेप है, तो उस योग मूषा में अंदर की सतह में, अंदर की सतह में हमें लेप करना है, लेकिन लेप जो है वो बिड़ से करना है। अभी यहाँ पे अंदर में जो लेप करने वाला बिड़ है, वो बिड़ लवण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिड़ लवण नहीं है, वो एक प्रिपेयर किया हुआ बिड़ है। तो नाम बस सेम है, लेकिन वो द्रव्य अलग अलग है। तो बिड़ लवण नहीं, लेकिन जो क्षार द्रव्य, अम्ल द्रव्य, कुछ लवण भी, ऐसी सब चीजों को मिला के एक लेप तैयार किया जाता है, और वो लेप जो है वो उसकी अंदर की सतह में किया जाता है। तो योग मूषा जो है उसको पहले तो पका लेंगे। पकाने के बाद अंदर में कुछ लेप भी करेंगे, या फिर पकाते समय भी अंदर में कुछ पेंट करना है हमें बिड़ से। तो होता क्या है, ये पेंट क्यों करना है ऐसा बिड़, इस मतलब कि बिड़ का उपयोग ही क्या है। तो वो हमने पहले भी देखा था परिभाषा प्रकरण में भी, कि जब भी हमारे ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं, पारद के अंदर हमें किसी चीज की धारणा करनी होती है, तो हमें बिड़ का उपयोग किया जाता है ना। आपने मूर्छना और झारणा, ये परिभाषा जब पढ़ी थी, तो उस समय पे आपने पढ़ा था कि पारद के अंदर
मुझे किसी चीज की चारणा करनी है, कोई चीज मुझे पारद को खिला देनी है, मरक्यूरी को कुछ खिला देना है, पारद को खा जाएगा। अगर वो दीपन संस्कार किया हुआ पारद है, अगर वो बुभुक्षित पारद है, उसको हमने भूख लगाई है पारद को, वो खा जाएगा, उसको पचा भी लेगा, है ना, उसके अंदर धारणा हो जाएगी, द्रव्य जो है ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। तो वो तो हो रहा था अगर दीपन संस्कार युक्त पारद होता तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मुझे उसको पचाने वाला कुछ खिलाना है, पारद के अंदर मैं अभ्रक का सत्व मिक्स कर रहा हूँ, पारद के अंदर मैं माक्षिक का सत्व मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन उसका पाचन हो जाए, पारद के अंदर वो अच्छे से घुल मिल जाए, द्रव्य में से ऊर्जा में रूपांतरित हो जाए, वो अगर नहीं हो रहा है खुद से पारद की खुद की शक्ति से नहीं हो रहा है, तो मुझे उसमें बिड़ मिलाना होता है। तो वही बिड़ यहाँ पे लिया जाता है, जो क्षार अम्ल लवण ऐसी सभी चीजों को मिला के बनाया जाता है। तो इस मूषा के अंदर हमें क्षार अम्ल लवण ऐसी चीजें मिला देनी है, बिड़ तैयार कर देना है। तो इस मूषा के इंग्रेडिएंट में भी बिड़ है, इस मूषा के अंदर लेप करने में भी बिड़ है। तो ये जो बिड़ है, उस बिड़ का अंदर लेप कर देंगे और फिर उस मूषा को अच्छे से पका लेंगे। तो मूषा को शेप दे दिया, अच्छे से पका लिया, और बाद में उसको यूज करना है। भी यूज करते समय भी फिर से एक बार देखिए, तो देखिए पहले तो राइट साइड में आप देखना, जो लिखा है ना, बिड इज यूज्ड 3 टाइम्स इन दिस मूषा। तो पहले तो एज एन इंग्रेडिएंट भी हम बिड का उपयोग करते हैं, फिर मूषा के अंदर पेंट करने के लिए भी हम बिड का उपयोग करते हैं, और लास्ट में जब मूषा पक गई है, हमने मूषा के इंग्रेडिएंट में बिड डाल दिया, मूषा के अंदर की दीवारों में, अंदर की सतह में हमने बीड़ का पेंट कर दिया, मूषा को अच्छे से पका लिया, मूषा एकदम तैयार हो गई है प्रोसेस के लिए। अभी उसके अंदर जो द्रव्य रख के हम जो कुछ भी प्रोसेस करेंगे, गर्म करेंगे, तो वहां पे इस योग मूषा के अंदर हम अभ्रक रखेंगे, माक्षिक रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर हम पारद रखेंगे, मर्क्यूरी रखेंगे। किसमें? योग मूषा में। तो योग मूषा में मर्क्यूरी रखना है अंदर, और मर्क्यूरी को खिलाने वाला पदार्थ, जैसे कि मुझे उसे अभ्रक का सत्व खिला देना है, या मुझे उसे ताम्र का चूर्ण खिला देना है ना, जो कुछ भी मुझे मूषा पारद को खिलाना है, तो पारद के साथ साथ वो पदार्थ मुझे योग मूषा के अंदर रखना है। तो पारद जो है गर्म करने पे उसको तो खा जाएगा, लेकिन पारद जो है शायद उसको पचा ना पाए, ऐसा हो, तो उसके लिए हमें और बिड़ साथ में लेना है। तो बिड़ जो है वो हमें और साथ में उसके अंदर ऐड कर देना है। तो योग मूषा जब हमारे पास होगी, उसको हम जब भट्टी के अंदर या पुट के अंदर रखते होंगे, तो उस समय पे योग मूषा के अंदर हम पारद रखेंगे। पारद को जो खिलाना है, वो पारद को खिलाने वाला पदार्थ जैसे कि अभ्रक का सत्व हम उसके अंदर रख देंगे, और साथ ही साथ में फिर से एक बार बीड़ रख देंगे उसके अंदर। तो बीड़ जो है यूज्ड एज अ रस द्रव्य और पारद संस्कार। तो पारद का जो 13वां 14वां संस्कार रहेगा, या पारद को जो हम अभ्रक का सत्व खिलाएंगे, तो उस समय पे वहां पे बीड़ को मूषा के अंदर भी रखेंगे कुछ प्रमाण में। तो इस तरह से बीड़ जो है मूषा की दीवारों में, है ना, मूषा बनाने के लिए, फिर मूषा के अंदर की सतह में पेंट करने के लिए, और मूषा पारद के अंदर एक रसद्रव्य के रूप मूषा के अंदर बीड़ जो है एक रसद्रव्य के रूप में भी अंदर रख देंगे। तो इस तरह से 3 बार बीड़ का यूज किया जाता है। और बीड़ जो है वो सिर्फ बीड़ लवण नहीं है, लेकिन बनाया हुआ बीड़ है। तो क्षार द्रव्य, अम्ल द्रव्य, लवण द्रव्य, ऐसी कुछ चीजें जो पाचक चीजें होती है, पारद के अंदर जो हमने जो खिला दिया है, उस पारद को वो चीजें पचाने के लिए उपयोग में आया है, वो द्रव्य बीड़ कहलाएगा। तो ये जो है इसका यूज, फिर आप देख रहे हैं इसका यूज जो है वो रस सिद्धि में है। रस सिद्धि यानी कि पारद सिद्धि, तो उसके अंदर उसका यूज है। यानी कि क्या है, पारद के जब संस्कार कर रहे हैं हम, पारद को 8 संस्कार 18 संस्कार जब कर रहे हैं, तो 8 के बाद 9वें से लेके 18वें संस्कार में इन सभी चीजों का उपयोग आ जाएगा। तो वहां पे क्या है, पारद के अंदर जैसे देखिए मर्क्यूरी जो है ना, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, उसको जरा सा गर्म करो तो वो वायु बन के उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि वायु बन के उड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। मर्क्यूरी जो है वो, उसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे, 1000 डिग्री टेम्परेचर दे, 1500 डिग्री टेम्परेचर दे,
तब भी वो लिक्विड का लिक्विड ही रहे, तो उसके लिए हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें मिलानी पड़ेगी, है ना। तो उसके अंदर हम ताम्र है, अभ्रक है, माक्षिक है, उनके सत्व मिला देते हैं। तो वो मर्क्यूरी जो है वो पक्ष छिन्न कहा जाएगा। हमने उसके पक्ष का छिन्न कर लिया, पक्ष का छेदन कर लिया। पक्ष यानी क्या? पक्ष यानी उसके पंख। मर्क्यूरी उड़ जाता है, तो मर्क्यूरी के पंख काट लिए। अभी वो उड़ नहीं जाएगा, मतलब मर्क्यूरी को हमने ऐसा बना दिया है, अभी उसके अंदर ऐसे गुण आ गए हैं कि उसको बहुत ज्यादा गर्म करो, 350 डिग्री पे नहीं उड़ जाएगा। वो 800 डिग्री पे नहीं, 1000 1500 डिग्री सेल्सियस पे भी वो मर्क्यूरी वहीं पे रहेगा, और वो सिर्फ गर्म होता रहेगा, वो वायु स्वरूप नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मर्क्यूरी को हमने मॉडिफाई किया है। तो वही रस सिद्धि का एक पार्ट है। तो हमें रस सिद्धि, पारद की सिद्धि करनी है, तो वहां पे ये एक स्टेप है बस। तो पक्ष छिन्न पारद को बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बीड़ वगैरह चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और ये पूरी प्रोसेस जो है ये योग मूषा के अंदर हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए हमें योग मूषा बनानी पड़ेगी, योग मूषा का यूज करना पड़ेगा। तो ये आप अच्छे से समझे होंगे, याद भी रखेंगे। एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, एक ही बार में नहीं याद रहेगा। तो ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं यूट्यूब पे डाल के आप इसके लिंक को आपको भी भेज दूंगा उस गूगल शीट के अंदर। तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, है ना। और खास करके हम भारत के संस्कार जब समझेंगे, तो उस समय पे आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर आगे है वृंताक मूषा। आगे एक और मूषा है जिसका नाम है वृंताक मूषा। तो वृंताक मूषा नाम से ही पता चलता है इसका शेप कैसा होगा, है ना। शेप में भी लिखा है, इट लुक्स लाइक वृंताक। वृंताक यानी कि ब्रिंजल, बैंगन के जैसा इसका आकार होता है। देखिए यहाँ पे कलर की बात नहीं है, यहाँ पे शेप की बात है, खास याद रखिए। वैसे बैंगन का उपयोग हम कलर की उपमा देने के लिए बहुत बार करते हैं, रिंगणी कलर, बैंगनी कलर ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेप की बात है, आकार की बात है। तो ये वो वृंताक मूषा है, इसका आकार बैंगन के जैसा होता है। अभी आप बोलेंगे कौन सा वाला बैंगन, भरथा बनाने वाला बैंगन, या लंबा बैंगन, या कौन सा वाला बैंगन, है ना। तो सिंपली हम जो सब्जी बनाने के लिए जो बैंगन का यूज करते हैं, उस बैंगन के शेप की ये वृंताक मूषा होती है। वैसे मैंने यहाँ पे फोटो नहीं रखा है, और बुक में जो फोटो दिया है वो मैं ले सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो ये जो फोटो है मैं यहाँ ऑनलाइन लेक्चर में मैं नहीं रख रहा हूँ। जब 10 तारीख के बाद जब फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो उस समय पे मुझे याद दिलाना। हम वृंताक मूषा का डायग्राम जो है मैं बोर्ड पे ही ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये वृंताक मूषा में क्या कहना चाहते हैं। और इंग्रेडिएंट्स कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं बताए हैं, तो सामान्य मूषा के इंग्रेडिएंट्स ही हम ले सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए इन्होंने कुछ बताया है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, प्रिपेयर्ड ऑफ ब्रॉड बेस, इसका जो बेस है, जिसका जो तल भाग है वो ये चौड़ा होगा, नीचे का भाग मूषा का। एंड नैरो एट अपर एंड लाइक ब्रिंजल, तो अभी आप समझ सकते हैं कि नीचे से चौड़ा, ऊपर से सिकड़ा हुआ, ऐसा यानी कि बैंगन के जैसा इसका शेप बाहर से हमें दिखेगा। अभी अभी यहाँ पे समझना है आप, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो आप खास समझिए। माउथ ऑफ मूषा, जो मूषा का मुख है ऊपर में सिकुड़ा हुआ है ना, देखिए इसका जो बेस है वो तो ब्रॉड बेस है, चौड़ा है। लेकिन इसका जो अपर पार्ट है, अपर एंड जो है वो बैंगन के जैसा छोटा सा है। तो यहाँ पे उसका जो मुख है, मूषा का मुख ऊपर का भाग, उसके अंदर हमें एक नली बिठा देनी है, एक नाड़, एक नाड़ या फिर एक होलो पाइप, एक नली उसके अंदर बिठा देनी है हमें। और इसका कुछ डायमीटर भी हमें श्लोक में मिल जाता है, तो वो या क्या है, वो जो नली बिठानी है हमें, वो 8 अंगुल 12 अंगुल लंबी। और नली का जो शेप है वो धतूरे के फूल के जैसा दिखाया है ना। तो आई होप कि मैं समझता हूँ कि आप सभी ने धतूरे का फूल देखा ही होगा। बहुत ही कॉमन होता है धतूरे का फूल, है ना। तो धतूरे का फूल जिस तरह का होता है, वैसे ही ये नली यहाँ पे बिठा देनी है। तो वो नली जो है वो 12 अंगुल लंबी होगी, और नली जो है वो नली नीचे से सिकड़ी हुई और ऊपर से चौड़ी, यानी कि धतूरे के फूल के जैसी। इसका डायमीटर जो है वो 8 अंगुल, बहुत ही चौड़ा डायमीटर है, 8 अंगुल, और नीचे से ये 12 अंगुल लंबी होगी। तो इस तरह से ये मूषा बन जाएगी। तो मूषा जो है वो कैसी है, बैंगन के शेप की। और उसके अंदर जो हमें नाल बिठाना है वो कैसी है, धतूरे के फूल के शेप की नली है।
नली ऊपर से बहुत ही चौड़ी और नीचे से काफी सिकड़ी हुई, इस तरह की ये मूषा बनाई है हमने। तो ये वृंताक मूषा कही जाएगी। हाँ, वैसे तो मूषा तो सिर्फ वृंताक शेप की है, लेकिन इसके अंदर जो हम नली बिठा रहे हैं, जो नाल बिठा रहे हैं, वो धतूरे के पुष्प के शेप की है। तो आपको बुक में लगभग लगभग ऐसा ही डायग्राम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इसको और बेहतर समझने के लिए हम बोर्ड पे भी एक बार ड्रॉ करके उस टाइम पे देखेंगे। तो इस तरह की ये वृंताक मूषा है। और इसका उपयोग जो है वो कहाँ पे होता है, तो मृदु द्रव्य जैसे कि खरपर, उसके सत्वपातन में। अभी ये खरपर क्या है ना? तो आप याद रखिए, आपके महारस महारस के द्रव्य के 8 नाम आई होप सभी ने याद रखे होंगे, है ना? अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल, ये 7 हुए, पहले 7। और 8वां जो है वो है रसक। तो वो जो रसक है उसी को हम खरपर बोलते हैं। महारस का आखिरी द्रव्य है ना, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक और चपल। चपल के बाद लास्ट वाला जो है वो है रसक, उसी को हम खरपर बोलते हैं। और वो होता क्या है रसक या खरपर? वो होता है एक ऐसा मिनरल कि जिसके अंदर हमें जिंक मिलता है, यशद या जसत मिलता है, जस्ता मिलता है जिसके अंदर। उसके अंदर जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे सभी तत्व उसके अंदर ऐसे संयोजन के रूप में वो मिलता है। तो उसी को खरपर बोलते हैं, उसी को रसक बोलते हैं। इसे गुजराती में खापरियू बोलते हैं। खरपर, संस्कृत में रसक या खरपर बोलते हैं, हिंदी में भी खरपर नाम से ही जाना जाता है, गुजराती में खापरियू ऐसे नाम से जाना जाता है। और शेप, इसका शेप क्या, इसका जो कलर है, इसका कलर आपको मिट्टी के कलर का मिलेगा। इसका शेप भी आप देखेंगे ना, आपने शायद ये देखा होगा, नड़िया देखा होगा, है ना? जो पुराने घर रहते थे तो उसमें नड़िया रखे जाते थे, है ना? तो उसमें भी जो देशी नड़िया होते हैं वो कैसे शेप के, कैसे कलर के होते हैं, लगभग लगभग ऐसा ही हमें मिलता है। ये खरपर जो है मिनरल के फॉर्म में इसी तरह से मिलता है, देशी नड़िया के जैसा। तो वैसा मिट्टी कलर का उसका अ, ये कलर होता है, मिट्टी कलर होता है। और वो बहुत ही मृदु होता है, वो कोई कठिन द्रव्य नहीं है। जो जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड से बना हुआ द्रव्य है, अगर उसे हम थोड़ा सा प्रहार करके तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। वो, हाँ, वो थोड़ा कठिन है लेकिन वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वो मृदु ड्रग है। तो उसके सत्वपातन के लिए ये वृंताक मूषा का उपयोग करना है। तो इसमें क्या है, इसका सत्वपातन करेंगे तो इसका कार्बोनेट, इसका सल्फाइड, इसका ऑक्साइड, जिंक का उड़ जाएगा और हमें जो है इसके सत्व के स्वरूप में जिंक मिल जाएगा, यशद मिल जाएगा, जसत मिल जाएगा, है ना? तो उसके खरपर के सत्वपातन में इसका उपयोग करेंगे वृंताक मूषा का। और एक उपयोग, दूसरा जो उपयोग है वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है जब हमने झारणार्थ तुला यंत्र पढ़ा था। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। झारणार्थ तुला यंत्र, तो उसमें हमने 2 वृंताक मूषाएं ली थी, है ना? और उस 2 वृंताक मूषा को एक दूसरे के साथ नली से जोड़ दिया था। तो ऐसी 2 वृंताक मूषाएं लेके उसको नली से जोड़ देते हैं और फिर उस दूसरे पात्र की व्यवस्था करके उसको हम झारणार्थ तुला यंत्र, ऐसा तुला यंत्र बना लेते हैं जो आकार में तुला का जैसा दिखता है, लेकिन काम उसका झारणा करने का या धारण करने का काम होता है। तो वो, उसमें भी वृंताक मूषा का उपयोग आता है। तो वहां पे तो पारद गंधक को मिक्स करने के लिए या पारद हरताल को या पारद मनहशिला को मिक्स करने में ये वृंताक मूषा का उपयोग चारणार्थ तुला यंत्र में आ जाएगा। या फिर खरपर का सत्वन पातन करने के लिए भी इसका उपयोग आ जाएगा। तो ऐसा वृंताक मूषा का शेप, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके अंदर जो नाल है या जो नली है उसका खास शेप, धतूरे के फूल के जैसा, नीचे से एकदम सिकड़ा और ऊपर से 8 अंगुल जितना चौड़ा, 12 अंगुल लंबा, ये सभी चीजें आप वृंताक मूषा में याद रखिए। डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर वृंताक मूषा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ वृंताक मूषा, तो कैसे ड्रॉ करना, वो मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा जब फिजिकली हम क्लास पढ़ेंगे उस समय पे। फिर आगे है मल्ल मूषा। तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रही है आपको, आपने जैसे शराव संपुट बनाए थे वैसे ही दिख रही है ना, ये तो ये बिल्कुल उसी तरह की होती है। तो देखिए, कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हैं, तो हमने सामान्य मूषा के ही इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लेने हैं। लेकिन इसका जो शेप है, अगेन वो शराव का जैसा ही शेप बनाना है। तो हमारा शराव संपुट आपने बनाया है ना, बहुत बार आपने पुट दिए हैं। तो शराव संपुट क्या है आप जानते हैं, शराव क्या है आप जानते हैं, मिट्टी की तावड़ी, बिल्कुल उसी के जैसा शेप दे देना है इसको।
तो यहाँ पे जो है ये मूषा मल्ल मूषा कही जाएगी। शराव बना लेना है, मिट्टी का शराव, लेकिन सिर्फ मिट्टी का नहीं, मिट्टी के साथ साथ उसमें ये सारे द्रव्य, सामान्य मूषा के सारे ही द्रव्य इसमें मिला देने हैं। और फिर हमें ये मिट्टी की तावड़ी बनानी है, तो उसमें आधा भाग मिट्टी होगा और आधा भाग बाकी की चार चीजें होगी। तो ऐसा मिट्टी की तावड़ी या फिर ऐसा मिट्टी की तावड़ी के शेप की मूषा बना लेंगे। और बाद में जो है ऊपर की मूषा और नीचे की मूषा, ऐसी दो मिट्टी की तावड़ी जो है, वो दो मल्ल मूषा जो है उसको ज्वाइन कर देते हैं। और इन दो मूषाओं को ज्वाइन करने के बाद इसे मल्ल मूषा कहा जाएगा। तो शेप शेप क्या है, सराव संपुट के जैसा ही दिखता है, जैसा हमारा सराव संपुट होता है उसी के जैसा ये मल्ल मूषा दिखता है। लेकिन इसके मूषा के बनाने में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मिट्टी के साथ और चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बिल्कुल ये मल्ल मूषा हो गई। और इसका यूज जो है वो परपटी रस ऐसी दवाई बनाने में होता है। तो परपटी एक प्रकार की दवाइयां है ना, आपने जैसे आपने श्वेत परपटी तो बनाई ही है, आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया है उसका। तो ऐसी और भी दूसरी बहुत सारी अलग अलग तरह की परपटी होती है, तो वो बनाने में, कुछ कुछ परपटी बनाने में मल्ल मूषा का उपयोग भी किया जाता है। तो वो देखेंगे आगे कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि परपटी रस बनाने में, परपटी प्रकार की दवाई बनाने में मल्ल मूषा का उपयोग किया जाएगा। फिर आगे है पक्व मूषा। अभी इसका फोटोग्राफ देख के, इसका शेप देख के आप बहुत ही इजीली समझ रहे होंगे कि ये तो घड़ा है, ये तो एक घड़ा है। तो घड़े के साइज का, घड़े के शेप का मूषा बना देना है। रॉ मटेरियल, इसका जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है, अगेन सामान्य मूषा के जैसा, कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया है। तो सामान्य मूषा का ही मटेरियल लेके बस इसको घड़ा बना देना है। तो कुम्हार का तो काम ही होता है घड़ा बनाना, है ना, वो तो घड़ा बनाता ही उसे आता है। तो उसी की तरह घड़ा बना देना है, लेकिन सिर्फ मिट्टी का नहीं, मिट्टी और उसके साथ और चार चीजें मिला के तो इसका घड़ा बना देंगे। और उसका हम पका के अच्छे से यूज करेंगे, तो ये पक्व मूषा कहलाई जाएगी। तो वैसे आपके सिलेबस कॉपी में मल्ल मूषा पक्व मूषा ऑब्लिक करके लिखा हुआ है ना, मल्ल और पक्व, लेकिन वो अलग अलग है। वो कैसे अलग अलग है वो हमने यहाँ पे सीखा, और आपके टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से समझाया गया है, अलग अलग दिया गया है। तो शेप क्या लिखा है, इट लुक्स लाइक अ भांड। भांड यानी कि पॉट, पॉट के जैसा या घड़े के जैसा ये दिखता है। तो ये घड़े के जैसी होती है। और इसका उपयोग क्या है, पोटली के पाचन में। तो आगे हमने देखा था परपटी रस, तो वो परपटी बनाने के लिए वो थी, ये पोटली बनाने के लिए। तो रसगर्भ पोटली नाम की दवाई होती है, हेमगर्भ पोटली नाम की दवाई होती है, हिरण्य गर्भ पोटली, ताम्र गर्भ पोटली, ऐसी बहुत सारी अलग अलग पोटली नाम की दवाई होती है, जिसे घिस के लेना होता है। इसको जब ये पक जाती है, बन जाती है, तो हम हमारे क्लिनिक में उसको घिस के यूज करते हैं। वो एक शेप, हमें जैसा शेप चाहिए, समझ लीजिए शंकु आकार की पोटली बनाई है, तो अदरक के रस में या उस तरह से घिस के फिर उसका उपयोग किया जाता है। पोटली चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन वो पोटली, वो जो दवाई है शंकु आकार की या कोई भी आकार की, हमें जब बनानी है, जब उसका पाचन करना है वो बनाते समय, तो उसके अंदर हमें ये पक्व मूषा का उपयोग आ जाएगा। तो इस मूषा के अंदर हम गंधक भर देते हैं, फिर उसको लिक्विफाई करते हैं और लिक्विड गंधक के अंदर ये पोटली का पाचन करवाते हैं। तो ये है पक्व मूषा, पोटली बनाने के लिए आप उतना याद रखिए, पोटली कल्पना या पोटली के पाचन के लिए इस पक्व मूषा का उपयोग किया जाएगा। फिर अभी तो वैसे समय समाप्त हो गया है, लेकिन अभी दो ही स्लाइड है और मॉडर्न क्रूसिबल्स के बारे में बस थोड़ा सा है, तो वो हम देख लेते हैं आज 10:30 के बदले 10:35 तक, है ना। तो ये जो मॉडर्न क्रूसिबल्स है, दो तरह के मॉडर्न क्रूसिबल्स हमें देखने हैं इसमें। तो पहले ये जो हमने पहले लिस्ट देखा था, है ना, तो इसमें हमने 7 तरह की मूषाओं के बारे में, 2 तरह की मूषा के बारे में कल पढ़ा, 5 मूषा के बारे में आज पढ़ा। और आगे है सिलिका क्रूसिबल और प्लेटिनम क्रूसिबल। तो ये दो जो है मॉडर्न के साइंस में यूज होने वाले, मॉडर्न लेबोरेटरीज में यूज होने वाली मूषा यानी कि क्रूसिबल है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, मॉडर्न क्रूसिबल्स। तो क्रूसिबल होता क्या है, अगेन वो मूषा ही होती है, मूषा के जैसा ही वो होता है। ये सिरामिक से बनाया जाता है या फिर ग्रेफाइट से या दूसरी मेटल्स का उपयोग करके भी बनाया जाता है। ये कंटेनर है यानी कि एक पात्र है, ऐसा पात्र है जिसके अंदर मेटल या फिर दूसरे सब्सटेंसेस को पिघलाया जा सके। अगेन मतलब यही हुआ ना कि मेटल को पिघलाना है, किसी धातु को या किसी मिनरल को पिघलाना है, तो बहुत ही हाई डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा।
बहुत ही ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा गर्मी को सहन करने वाला पात्र यानी कि क्रूसिबल, इसको हम फर्नेस के अंदर, ईएमएफ इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस के अंदर या भट्ठी के अंदर रख के भी हम उसको यूज कर सके। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे क्रूसिबल्स जो है वो बनाए जाते हैं हमारे पास। जो कुछ भी क्रूसिबल्स है यहाँ पे, मॉडर्न क्रूसिबल्स भट्ठी के अंदर रख के पकाने वाले, वो हम नीचे जाएंगे फार्मेसी में उस टाइम पे, वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग लैब में हम देखेंगे। जैसे आपको दिखाए थे एक या दो बार, फिर से देखेंगे तो आपको रिपीटली देखने के बाद याद रह जाएगा। तो ये क्रूसिबल्स होते हैं। तो ये मेटल्स को पिघलाने के लिए या फिर कैल्सिनेटेड करने के लिए, कैल्सिनेटेड यानी कैल्सिनेशन यानी क्या है, वो अगेन भस्मीकरण की ही प्रोसेस है। कैल्सिनेशन यानी कि वो भस्मीकरण की प्रोसेस है, तो उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इसको क्रूसिबल्स को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है ना, हमने मूषा के बारे में तो देखा था, बहुत सारे 18-19 प्रकार के मटेरियल, पूरा चार्ट था। तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन कार्बाइड है ना, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, या फिर क्ले ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, या फिर पोर्सेलिन। पोर्सेलिन तो आप सभी जानते हैं, और हमारे पास भी जो क्रूसिबल्स है वो सारे पोर्सेलिन के हैं। तो ऐसे पोर्सेलिन के क्रूसिबल्स, या फिर चाइना क्ले के क्रूसिबल, क्ले चीनी मिट्टी भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित है उससे, चिनाई मिट्टी। फिर केओलिन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना, जिरकोनिया, मैग्नीशिया। तो ये सभी सिरामिक के ही अलग अलग वेरिएंट है ना। तो सिरामिक जो होता है ना, उसी के अलग अलग वेरिएंट्स है, और इन सभी का उपयोग किया जाता है ये क्रूसिबल बनाने में। ये सभी जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ये सिरामिक और उसके वेरिएंट्स जो है वो सहन कर सकते हैं। और शुरू शुरू में जब मूषा तो कैसे देखिए हजारों सालों से बन रही है ना, 1200-1300 साल या उससे पहले से, लेकिन क्रूसिबल बनाने की शुरुआत आज से 200-300 साल पहले हुई। तो शुरू शुरू में जो है ना, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता था। प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो काफी अग्नि सहन कर पाएगी। तो प्लेटिनम धातु में से क्रूसिबल बनाया गया, और उसके अंदर दूसरी धातुओं को प्रोसेस किया गया। तो अर्लीस्ट यूजिस है ना, बहुत पहले पहले जब क्रूसिबल का उपयोग शुरू हुआ, तो प्लेटिनम में से क्रूसिबल बनाए गए, लेकिन बाद में पता चला ये प्लेटिनम तो बहुत ही महंगी धातु है। तो फिर उसका उपयोग अभी तो नहीं करते, बहुत ही कम जगह पे उसका उपयोग क्रूसिबल बनाने के लिए करते हैं। सोने से भी महंगी धातु है, आजकल प्लेटिनम के गहने भी काफी बिकते हैं, है ना। तो वो जो है उसका उपयोग अभी क्रूसिबल बनाने में नहीं करते। लेकिन उससे सस्ता जो कुछ भी मटेरियल, लेकिन हाई हीट ड्यूरेबिलिटी वाला, बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है ऐसा, तो निकल है, जिरकोनियम है, इनका उपयोग अभी के समय में प्रचलित है क्रूसिबल बनाने के लिए। और यूज यूज तो सेम ही है जैसे हमारा। तो मेटल को पिघलाने के लिए, कांच को पिघलाने के लिए, आपने शायद देखा होगा किसी वीडियो में, है ना, यूट्यूब पे, कि कांच को भी पिघला देते हैं। तो कांच को पिघलाने में बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे उसका उपयोग किया जाता है। या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो है होते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्ट होते हैं, वो कम टेम्परेचर पे वो पिघलते नहीं, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए इन जो है क्रूसिबल्स का, मॉडर्न क्रूसिबल्स का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? एनालिटिकल लेबोरेटरीज में, जो कुछ केमिस्ट्री की या फिजिक्स की लैब होती है, तो वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ क्रूसिबल्स हम देखेंगे, उसका उपयोग यहाँ पे हमने सीखा आज। तो अगर कभी आपको पूछा जाए प्रैक्टिकल एग्जाम में कि ये क्या है, तो आप तुरंत से ही बता पाएंगे कि ये तो एक क्रूसिबल है, या फिर एक मॉडर्न क्रूसिबल है, इसका ये उपयोग है ऐसा। तो यहाँ तक हमारा मूषा चैप्टर था, है ना। तो ये हमारा मूषा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हुआ। आपको जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा जो कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप में पूछिए, कभी भी पूछिए, है ना। तो आपको उसका आंसर भी आपको मैं बताऊंगा। और अभी जो है आप अपनी अटेंडेंस चैट में भेज दीजिए, अपना नाम और रोल नंबर लिख के। और आप अटेंडेंस भेजने के बाद ही लीव करिए, पहले लीव मत करिए। अटेंडेंस अगर आपने भेज दी है तो फिर आप लीव कर सकते हैं।